अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सिक्स हो गया, 7 भी हो गया। अच्छा, हम ये पास्ट पेपर्स जो हैं, मुझे अगर आपको कोई निशानी लगाई होती है कि हमने कौन कौन से कर लिए हैं, तो 10 हो गया। पहले 10 पास्ट पेपर्स के हैं। 10 हो गया, हो गया यार, मुझे याद है। 9 पूरा हो गया ना। चले अभी कर लेते हैं। सी क्या है अभी? वो जो कंट्रोल में कहा था कि 6 इंडिकेटर्स हैं, 5 है शायद, ये 4 नंबर में वो लिखने हैं। और ए हो गया, बी हो गया, 8 हो गया, 7 भी हो गया, 6 भी हो गया, 5 रहता है, मुझे पता है, 4 भी रहता है, 3 का एक पार्ट रहता है कि हो गया, रहता है, हाँ, सी रहता है, बी रहता है। अच्छा, क्वेश्चन 3 का सी अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 का सी, हाँ जी, नहीं 4 नंबर ये भी हो गए। ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन और वही 5 फैक्टर्स। बी हाँ मुझे पता रहता है, और 2 कर लिया, और 1 रहता है। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, 2 हैं, इनफैक्ट 2 स्पेशल सिनेरियोज हैं। ये वैसे तो 5-6 किस्म के हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इसमें से 2 हैं। 2 स्पेशल हट के सिनेरियोज हैं, कुछ बहुत स्पेसिफिक किस्म की बिजनेस की चीज़ें, वो बताता हूँ। बिजनेसेस कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं ताकि सेल्स हो। अच्छा जी, आज का रिकैप रह गया। रेवेन्यू, सीरियसली रहने दे। तंग आ गए। 7 लेक्चर किसी रोज एक बच्चे से करवाया करें। नहीं चले रहने दें। ऑर्डिनरी कोर्स में इनकम कमा रहा है बिजनेस गुड्स या सर्विसेज बेच के, तो ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू मानने के लिए 5 स्टेप्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, ट्रांजैक्शन प्राइस निकालते हैं, उसको एलोकेट करते हैं, और फिर रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है, इसके लिए क्राइटेरिया है, 5 पॉइंट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दोनों ने आपस में एग्री कर लिया हो, राइट्स एग्री कर लिए हों, पेमेंट टर्म्स क्लियर हों, कमर्शियल सब्सटेंस हो, और एक्सपेक्टेड है कि पैसे मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो है जो प्रॉमिस्ड गुड या सर्विस है, या सीरीज ऑफ गुड और सर्विस है, और उसकी अपनी पहचान हो। अगर एक ही है तो बस वही है, अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर उनकी पहचान के लिए 2 शर्तें ज़रूरी हैं। एक, उनकी अपनी इंडिविजुअल पहचान हो, जैसे अलग अलग बेचे जाते हैं, और उर्दू वाला, उस कॉन्टेक्ट में उनकी पहचान बाकी रहे।
आप इसमें हाईली इंटर रिलेटेड ना हो, मिलजुल के एक कमाइन आउटपुट ना बन जाना हो, या एक ने दूसरे की शक्ल ना बदल देनी हो। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गई। ट्रांजैक्शन प्राइस ये वो अमाउंट है जो कस्टमर के साथ तय हुई है, लेकिन इसमें 5 तरह की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। 2 एक जैसी हैं, वेरिएबल कंसिडरेशन। उसमें क्या करना है, उसमें जिन चीज़ों पे सवालिया निशान है उनको सर्टेन करना है। या तो वो कोई 2 में से एक वाली बात होगी तो हाईली लाइकली, और अगर मल्टीपल हैं तो समेशन पी एक्स। फिर तीसरी चीज़ इसमें डिस्काउंटिंग करनी है। या तो कस्टमर को हम उधार दे के उसको लोन दे रहे होंगे, या उससे पैसे पहले लेके हम लोन ले रहे होंगे। अगर हम पैसे पहले ले रहे हैं, लोन है, तो ये हमारी लायबिलिटी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा और कंपाउंडेड फिगर ट्रांजैक्शन प्राइस होगी। और अगर हम कस्टमर को उधार दे रहे हैं तो ये हमारा एसेट है, इंटरेस्ट इनकम बनेगी, और कल के वाले जो पैसे मिल रहे हैं उसकी डिस्काउंटेड अमाउंट ट्रांजैक्शन प्राइस है। फिर अगर कस्टमर से कुछ नॉन कैश चीज़ मिलनी है तो वो हमें मिल जाएगी, मिलनी है, हमारी मिल्कियत होगी तो वो हमारी कंसिडरेशन है और उसकी फेयर वैल्यू ट्रांजैक्शन प्राइस का हिस्सा है। और पांचवी चीज़ थी, अगर कस्टमर को हम कुछ पे कर रहे हैं और उसके बदले कुछ अलहदा गुड सर्विसेज ले रहे हैं तो ये अलहदा ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर इसी सेल के लिए ही हम कुछ पैसे दे रहे हैं उसको, तो रेवेन्यू नेट हो जाएगा। एलोकेशन थी, एलोकेशन करनी है स्टैंड अलोन प्राइसेस की रेशो में। और पांचवा काम था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगी, ये कैसे पता चलेगा? कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। कंट्रोल या तो फॉरेन ट्रांसफर होगा, यानी ट्रांसफर एट अ पॉइंट इन टाइम, या फिर ओवर पीरियड होगा। ओवर पीरियड में सिर्फ इतना सा बताया था कि अगर एक जैसी सर्विसेज ओवर द पीरियड देनी है तो वो हर दिन बराबर सर्विस परफॉर्म हो रही होती है। ये हो गया रिकैप। और वो जो 2 स्पेशल सिनेरियोज हैं उनमें से एक बताता हूँ। बिजनेसेस डिस्काउंट क्यों देते हैं? अच्छा, एक है जो सेल हुई उस पर डिस्काउंट देना, और एक है आइंदा होने वाली सेल के लिए डिस्काउंट का वादा कर लेना। अब ये वादा हम कस्टमर को एक डिस्काउंट कूपन देके कर लें। यानी आज एक कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा 5,000 रुपए का, प्रोडक्ट ए, और साथ एक वादा कर लिया कि आइंदा जब भी आप आएंगे, जितनी की भी चीज खरीदेंगे, हम आपको 10% डिस्काउंट देने को तैयार हैं। ये जो चीज बेची है ये तो 5,000 की बेच दी, लेकिन आइंदा कस्टमर के लिए हमने 10% डिस्काउंट देने का वादा कर लिया। अच्छा, इसकी यकीनन हमने कोई लिमिट भी रखी होगी। ये ना हो कि आइंदा वो 500 करोड़ की चीजें खरीदे और हमसे 5 करोड़ डिस्काउंट ले जाए, तो हमने यकीनन लिमिट रखी होगी उसकी। ये डिस्काउंट वाउचर जो हम दे रहे हैं, ये इस चीज पे डिस्काउंट दे चुके हैं? नहीं। फिर आने वाली अगली सेल पे डिस्काउंट देना है। अगर ये डिस्काउंट वाउचर ना होता तो हो सकता है कस्टमर ये चीज भी हमसे ना खरीदता, हो सकता है, क्योंकि साथ ये लालच थी तो ये चीज खरीदी। तो IFRS 15 ये कह रहा है कि आप जो अभी 5,000 रुपए ले रहे हैं ना, वो शायद इसकी वजह से भी कस्टमर दे रहा है आपको। अगर आप ये साथ डिस्काउंट का वादा ना करें तो हो सकता है कि वो आपको पूरे 5,000 ना देता है, शायद आपसे प्रोडक्ट ए ही ना खरीदता। तो फिर इसका मतलब है आप 5,000 रुपए में 2 वादे बेच रहे हैं, एक अभी प्रोडक्ट ए देना और एक अगली दफा डिस्काउंट देना। तो आपके इस 5,000 रुपए में 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो जब भी बिजनेस अगली सेल के लिए वादा कर रहा होगा डिस्काउंट देने का, तो IFRS 15 की अप्रोच ये है कि फिर एक और एंगल भी बताऊंगा, कैलकुलेशन करता हूं तो, एंट्री करता हूं तो। एक एंगल ये है कि अगर ये डिस्काउंट वाउचर दिया है, डिस्काउंट का वादा करना पड़ रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए भी उस कस्टमर को इंसेंटिव दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कस्टमर शायद डिस्काउंट का वादा ना होता तो शायद ये चीज ही ना खरीदता। तो आप फिर इस 5,000 रुपए में 2 वादे कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट ए देने का और दूसरा कल को डिस्काउंट देने का। इसकी एक अमाउंट का अंदाजा लगाया जाएगा। अमाउंट का अंदाजा यह लगाया जाएगा कि कल को वो हमसे 3,000 की चीजें खरीदने तो आ जाएगा, तो हमें फिर इस पे 300 रुपये डिस्काउंट देना होगा। लेकिन इसमें
ये भी साथ देखना पड़ेगा, यानी आईएएस की तरफ से ये रूल है कि साथ इसमें प्रोबेबिलिटी भी लगानी पड़ेगी कि कितने % चांसेस हैं कि ये बंदा आएगा कल को 3000 की चीज़ खरीदने। क्योंकि इंसान लालच में ना डिस्काउंट वाउचर तो ले लेगा, लेकिन पता नहीं दोबारा वहाँ से गुजरे ना गुजरे, दोबारा वहाँ आना हो ना आना हो, तो कंफर्म नहीं है कि कस्टमर दोबारा आएगा। तो अब यहाँ पर लगाई जाएगी प्रोबेबिलिटी। कस्टमर के आने की उम्मीद है 70-60% का, ये वापस तो आ ही जाएगा। इसका आंसर क्या बना? 240। अब होगा ये कि आज बेचा प्रोडक्ट ए है, अभी बेचा ए है, कितने पैसे लिए? 5000, लेकिन हम इस 180 प्रोडक्ट ए बेचा 5000 का है, लेकिन इस 5000 में हमने 2 वादे किए हैं, प्रोडक्ट ए देने का और आइंदा के लिए डिस्काउंट देने का। तो जब 2 वादे हैं तो 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो ये जो आज 5000 मिला है ये हो गई ट्रांजैक्शन प्राइस, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 2 हैं, तो फिर बांटना पड़ेगा इसको। उन 2 की स्टैंड अलोन प्राइस क्या है? ए की तो यही 5000 है। क्यों यही है? क्योंकि ए है ही 5000 का। साथ जो डिस्काउंट का वादा है उसकी स्टैंड अलोन प्राइस है 180। ये कैसे निकाली जाएगी? ये ऐसे निकाली जाएगी कि जितना अंदाजन डिस्काउंट देना पड़ेगा इनटू जितने चांसेस हैं कि डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये जो आंसर निकलेगा ये इसको एक वैल्यू असाइन कर दिया है इसने। अब 5000 रुपए में हम प्रोडक्ट ए बेच रहे हैं और 180 रुपए का वादा बेच रहे हैं। ये हो गई इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस। इस रेशो में अब हम बांटेंगे 5000 को। एलोकेशन हो जाएगी, ए के हिस्से में आ जाएगा 5000 इंटू 5000 ओवर का 180, 4826 और डिस्काउंट का वादा 174। तो फिर आज तो हमने अभी सिर्फ प्रोडक्ट ए ही बेचा है, तो इसलिए आज तो उसी की सेल रिकॉर्ड होगी। और बाकी 174 अभी तो हमने ये डिस्काउंट देने का वादा पूरा नहीं किया ना, अभी तो वादा किया है, तो इसलिए अभी ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। अच्छा, इस एंट्री से जी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बना ली है डिस्काउंट की, तो इस डिस्काउंट वाउचर की कोई एक मुद्दत भी तो होती है ना? हाँ वो होगी यकीनन। तो फिर जब वो मैं करता हूँ आगे। ठीक है। हमने 1 जनवरी को सेल कर दी और उसको 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने बाद या तो वो आएगा या नहीं आएगा। चलें, वो आया और कस्टमर ने परचेज्ड गुड्स फॉर ₹4000। एक महीने बाद आया और 4000 रुपए की चीजें खरीद ली। तो अब जो चीजें उसने अब खरीदी, कितने पैसे दिए? नहीं, 3600। अब वो हमें देगा 3600 रुपए। क्यों 3600 देगा? क्योंकि हमने उसको 10% डिस्काउंट देने का वादा किया हुआ है। तो कैश तो वो हमें 3600 देगा। सेल्स कितने से रिकॉर्ड होगी? नहीं, 4000 अब सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगी। होगा ये कि ये जो पहली एंट्री की थी ना, इस पहली एंट्री की साइंस ये थी कि कस्टमर ने आपको 5000 रुपये जो आज दिए हैं, प्रोडक्ट ए की औकात इतनी है,
असल में उसने 174 रुपये आप समझ लीजिए अगली सेल का एडवांस पकड़ा दिया। 5,000 रुपए का उसने आज प्रोडक्ट ए खरीदा और साथ हमने उसको 10% डिस्काउंट देने का वादा कर लिया, तो हमें वो जो पैसे दे रहा है वो इस डिस्काउंट की लालच में दे रहा है ना। तो इस IFRS 15 की अप्रोच ये है कि आप समझिए कि उसने आपको ज्यादातर पैसे तो ए के दिए लेकिन कुछ पैसे अगली सेल के पकड़ा दिए भी आपको, जो हम डिस्काउंट के वादे की शक्ल में अपनी एक लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब वो कल को वो जो उसने पैसे पहले पकड़ा दिए थे अब वो चीज वाकई हमसे खरीदने आ जाएगा तो अब वो लायबिलिटी हो जाएगी डेबिट। सेल्स हम 4,000 नहीं मानेंगे, सेल्स हम मानेंगे 3,700। सेल्स हम इतनी मानेंगे सर। लेकिन ये ऊपर हमने जो पहली एंट्री की है यहाँ पर तो हमने सेल 5,000 की डिस्काउंट देकर रिकॉग्नाइज नहीं की। नहीं, हमने जो 5,000 रुपए कैश लिया था उसमें से इतने को सेल माना था। हाँ वो अंदाजा था ना तब हमारा, ठीक है, हमारा अंदाजा था, तो जो भी अंदाजा गलत हुआ वो सेल्स में ही एडजस्ट होगा। हमने जब पैसे लिए थे ना वो पूरे 5,000 लिए थे, उस वक्त नहीं कस्टमर को डिस्काउंट दिया था, उस वक्त वादा किया था। तो अब जब वादा किया था तो इसका मतलब है 5,000 रुपए में हमारे अब दो वादे हैं, एक अभी प्रोडक्ट ए देने का और एक आइंदा 10% डिस्काउंट देने का। ये वो दो वादे थे जिनमें से एक वादा तो सेल बना लिया, कुछ पैसे फिर दूसरे वादे के भी हैं, तो दूसरा वादा फिर तब सेल बनेगा जब ये पूरा होगा। कब पूरा होगा? जब हम वाकई डिस्काउंट दे देंगे। अब डिस्काउंट दे दिया, अब हमारी वो लायबिलिटी खत्म हो गई डेबिट। तो हमें जो अभी चीजें बेचनी है वो हमें इफेक्टिवली इतने की पड़ रही हैं। इतने पैसे पहले ले चुके थे, इतने अब आ रहे हैं बस। पहले जो हमने सेल रिकॉर्ड की थी अब तो कम नहीं करेंगे उसको पहले, क्योंकि हमने 5,000 की नहीं, वो ए की सेल थी, ये बी प्रोडक्ट बी की सेल है। अब हमने उसको दूसरा प्रोडक्ट बेच दिया जी। गलत क्यों हुई? अंदाजा ही था ना, अंदाजा लगाना था। इसका एक और एंगल देखें, ऑफिशियली प्रोडक्ट ए कितने का बेचा है? 5,000 का। ऑफिशियली प्रोडक्ट बी कितने का बेचा है? 3,600 का। ऑफिशियली प्रोडक्ट बी 36 का बेचा है। लेकिन ये IS की इस हरकत ने क्या किया, उसने कहा कि वो जो आप प्रोडक्ट बी सस्ता बेच रहे हैं तो सारा सस्ता होना बी का नहीं है, कुछ डिस्काउंट ए को भी चार्ज करें। तो देखिए वो डिस्काउंट ए को चार्ज हो गया 100। वैसे ऑफिशियली बी पे कितना डिस्काउंट दिया है? 400, लेकिन उस 400 में से 174 हमने ए को डाल दिया, इसीलिए 3600 से बढ़ के 3774 की सेल रिकॉर्ड हुई है। तो चूंकि हम अगला प्रोडक्ट सस्ता बेचने का वादा कर चुके थे और वो वादा ही था तो प्रोडक्ट ए बिका है, तो इसलिए IS कहता है कि फिर प्रोडक्ट ए का भी कसूर है, कुछ डिस्काउंट उसको भी जाना चाहिए। तो वो उसी सूरत जा सकेगा जब हम प्रोडक्ट ए का कुछ हिस्सा तोड़ के इस वादे के नाम पे डालेंगे। अगर एस्टीमेट ठीक हो जाता यानी वो वाकई 3,000 2,000 तो जो भी है वो डिफरेंस इसी को चार्ज होता। नहीं, और दूसरी बात क्या हो सकती थी कि वो कस्टमर आए ही ना, बल्कि इतना क्या करना है, ऑफर लैप्स हो जाए। अब अगर ऑफर लैप्स हो गई तो वो जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी थी बस खत्म हो गई, और सेल्स बना लें ये भी ठीक है, वैसे अदर इनकम बना लें ये भी ठीक है, क्योंकि हुआ तो एस्टीमेट चेंज ही है। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 49, पहले उससे ऊपर लिखा हुआ डब्बा पढ़ना है,
फिर एग्जाम्पल 49 पढ़नी है। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल 49, पहले उससे ऊपर लिखा हुआ बॉक्स पूरा, फिर एग्जाम्पल 49। ये जो ऊपर बॉक्स लिखा हुआ है ये है आईएएस की गाइडेंस इसके लिए कि करना क्या है। हाँ, एक बात और बता दूं, अगर हमने इस कस्टमर को कहा है कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, बाकियों को हम बस 2% डिस्काउंट देते हैं, बाकियों को हम 2% डिस्काउंट देते हैं, आपको हम स्पेशल 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस प्रोडक्ट ए में एक्स्ट्रा क्या हो रहा है 8%, तो वो 8% के ऊपर कैलकुलेशन होगी। 2 तो वैसे भी सबको दे देते हैं जो प्रोडक्ट ए खरीदें चाहे ना खरीदें, तो प्रोडक्ट ए खरीदने से उसको एक्स्ट्रा 8% ही डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब सर रिवाइज जो प्राइस होगी वो 5000 into 0.98 होगी। नहीं 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 नहीं, अगर कोई मैं मिसाल दोबारा बताता हूँ, हमने इस कस्टमर से कहा कि आप हमसे चीज़ प्रोडक्ट ए खरीद रहे हैं ना, आपको अगले महीना, हमारा वो अगला महीना एनिवर्सरी का महीना है, हमने बिजनेस शुरू किया था से 45 साल पहले, तो हम उसमें सबको डिस्काउंट तो 2% देने ही वाले हैं। आप अगर हमसे प्रोडक्ट ए खरीदते हैं तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। वो प्रोडक्ट ए खरीदेगा तो उसको 8% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, वरना 2% तो किसी को भी मिल जाएगा जो उस महीने में चीजें खरीदने आएगा। तो प्रोडक्ट ए बेचने की वजह से कितना डिस्काउंट उसको मिल रहा है 8%, तो फिर ये कैलकुलेशन 8% पे होगी। तो जो हम 5 को डिवाइड करेंगे ए और डिस्काउंट वाउचर, हाँ, तो उसमें ए तो 5000 का ही है, आइंदा कभी कोई आता उस महीने में तो उसको 2% डिस्काउंट हम वैसे ही देने वाले थे। देखें, अभी हमने सेल की है और उसको कहा है कि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है, अगर तुम अगले महीने, जैसे आज फर्ज करें 29-30 दिसंबर है, कहीं हम अपने कस्टमर्स को ये ऐलान कर चुके कि जनवरी का महीना हमारा एनिवर्सरी का महीना है, तो हम जनवरी में जो भी जहां से भी चीज खरीदने आएगा हम उसको 2% डिस्काउंट देंगे, ये सबके लिए। लेकिन अभी जो 30 तारीख को हमसे प्रोडक्ट ए खरीदने आया उसको हमने कहा कि चूंकि तुम हमसे प्रोडक्ट ए खरीद रहे हो तो तुम्हें जनवरी में 10% डिस्काउंट देंगे। तो अब प्रोडक्ट ए के साथ कितना वादा जुड़ गया एक्स्ट्रा 8 का। 2 तो कोई भी नया बंदा भी आता तो उसको 2% डिस्काउंट देना था ना जनवरी में। प्रोडक्ट ए पे डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, प्रोडक्ट ए पे नहीं दे रहे डिस्काउंट, 2% दे तो रहे हैं। नहीं, जनवरी में जो भी आएगा उसको 2% देंगे। कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदे, अभी दिसंबर में खड़े हैं, अभी हम प्रोडक्ट ए 5 का ही बेच रहे थे, सारे डिस्काउंट के बगैर थी सब। जनवरी का महीना हमारा सेलिब्रेशन का महीना है, तो हमने ऐलान किया है कि जनवरी में जो भी आएगा उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा। अभी नहीं दे रहे हैं डिस्काउंट, जनवरी में देंगे। लेकिन एक प्रोडक्ट जिसको बेच रहे हैं हम उसको कह रहे हैं कि तुम जब जनवरी में आओगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट देंगे। तो फिर ये वाली कैलकुलेशन 8% पे होगी। जो सेल होगी मतलब 4000 है उसको पहले 2% पे लाएंगे, वो तो जितने की होगी इतने की होगी, 8 वो तो 10% पे होगी ना। देखें, इस सारी कैलकुलेशन से फर्क क्या पड़ेगा कि इधर कुछ टुकड़ा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनेगा जो अगले दिन डेबिट हो जाएगा। सिर्फ इस अमाउंट ने यहां क्रेडिट आना है और कल को डेबिट होके अब देखना है टोटल सेल्स कितनी है। ऑफिशियली तो कल वो 10% डिस्काउंट ही ले रहा होगा। अगर ये डब्बा पढ़ लिया तो मैं इसकी हेल्प करता हूँ समझाने की। इस डब्बे में ये लिखा हुआ है जो मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया है।
कि अगर हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं और आइंदा बेचने के लिए कोई डिस्काउंट का वादा करते हैं, तो जो कस्टमर हमें आज पैसे दे रहा होगा वो यकीनन इस प्रोडक्ट के भी दे रहा होगा और कुछ पैसे अगले प्रोडक्ट के भी एडवांस पकड़ा रहा होगा। तो इस सूरत में हमें आज इस 5,000 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, जो प्रोडक्ट अभी बेच रहे हैं उसमें और जो डिस्काउंट का वादा कर रहे हैं उसमें। इसके लिए स्टैंड अलोन प्राइस चाहिए, इसकी तो वही है जितने का भी बेच रहे हैं। इसकी 180 वैल्यू निकालने के लिए हम अंदाजा लगाएंगे कि कल को कितना डिस्काउंट देंगे और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी लेंगे। और जो मैंने अभी बात की थी कि अगले महीने 2% तो सबको डिस्काउंट दे देना था, तो यहां पर क्या यूज करेंगे 8। अब 10 की बजाय 8 कर रहे हैं ना, ये इस डब्बे का सेकंड जो 2 बुलेट पॉइंट है उनमें से पहला बुलेट पॉइंट है। क्या आप इसकी कैलकुलेशन में 10 की बजाय 8 यूज करें, 2 क्यों ना यूज करें? क्योंकि वो तो नॉर्मली तो ये लिखा हुआ है कि एनी डिस्काउंट दैट द कस्टमर कुड रिसीव विदाउट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। और दूसरा इसको भी एडजस्ट करें, ये दूसरा बुलेट पॉइंट है, द लाइकलीहुड दैट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड। तो ये जो अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है अंदाजा जितना डिस्काउंट देना है इनटू वो प्रोबेबिलिटी जिसके चांस है कि वो कस्टमर आएगा। नवंबर में सेल की उसको मेरा जनवरी में जो सेल होगी उस पर 10% देंगे और दिसंबर में कहते हैं कि जनरली हम 2% देंगे जनवरी में। नहीं, पीछे तो हम अकाउंटिंग कर चुके हैं ना सर, हमने तो उसके 10% के साथ बनाया हुआ है। हाँ, तो कोई बात नहीं, तब बना लिया था ना। जनवरी में उसको 12% देंगे कि 10%? क्योंकि उससे एग्रीमेंट करने के बाद हमने 2% की होगी ना, अब तो वो 10% अपना भी लेगा। और देखो, पहले जो अकाउंटिंग होनी थी वो कर ली है, अब तो वैसे भी इसको डेबिट करके जो भी डिफरेंस होना है वो सेल्स में ही जाना है। बाद में हमने कोई भी पॉलिसी चेंज कर दी, पहले तो हो गई ना जो अकाउंटिंग होनी थी, वो 8% पे हो गई या 10 जिस पे भी वो हो गई। अब अगले महीने हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन एनी केस इसने डेबिट होके ही खत्म होना है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसमें ये होगा फिर कि हमने उस कैलकुलेशन 10% पे की होगी और जब ये कैश में रिसीव होगा 12% पे होगा, तो भी बैलेंस होगा। तो कैश थोड़ा आएगा, ये वो वाली अमाउंट आएगी और फिर टोटल अमाउंट बन के सेल्स बनेगी। एग्जाम्पल 49 भी पढ़ लें, इसमें यही बात भी की है और कैलकुलेशन भी करके दिखाई है। सर मुझे 2% होगा उसका एक्सपेंस से मिलाएंगे डिस्काउंट। कैश कब मिलेगा ना, ट्रेड डिस्काउंट को एक्सपेंस थोड़ी होता है। ट्रेड डिस्काउंट है ना, वो कोई एक्सपेंस तो नहीं होता, वो तो जितने पैसे मिलते हैं वो कैश डेबिट हो जाता है।
हाँ जी, सर जो 2% था उसको थर्ड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो तो वैसे भी सबको देना है, तो वादा किस बात का? तो ये वादा तो है। आज जो हम 5,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 10% हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, तो 2% तो वैसे भी सबको देना था। तो इस 5,000 की चीज़ बेचने का क्या खास वादा हुआ? 8%। जिसको ये प्रोडक्ट आज ना भी बेचते, कल जब भी वो अगले महीने में आएगा तो उसको 10% तो वैसे भी मिल जाएगा ना। तो इस 5,000 की वजह से क्या हो रहा है? 8%। तो इसलिए 8% कैलकुलेशन में आएगा। जैसे इस मिसाल की बात करूं तो हमने 10% तो सबको डिस्काउंट देना था, इसको अगर 40% दे रहे हैं तो इसकी वजह से तो 30% ही दे रहे हैं ना। हाँ जी, चल इस पे सवाल तो खैर नहीं आया, कभी आ जाएगा। या पता नहीं, शायद आया हुआ है कोई एक आध दफ़ा, मुझे याद नहीं। बहरहाल चलें देखते जाएंगे तो पता चल जाएगा, शायद आया शायद नहीं आया। एग्जाम्पल 52 जो है ना, वो भी इसी का एक वर्जन है, वो हस्बे तौफीक ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो कर लीजिएगा। 63 एग्जाम्पल, ये क्या है ये समझ लें, लास्ट पेज इसका, बिल एंड होल्ड। 52 हस्बे तौफीक, कभी ज़िंदगी में पढ़नी हो तो पढ़ लेना। 63 एग्जाम्पल, लास्ट पेज, बिल एंड होल्ड। ये समझ लें क्या होता है। कस्टमर ने सप्लायर को कहा कि ये चीज़ें बना दो, उसने बना दी। अब उसके बाद कस्टमर ने कहा कि अच्छा आप रखें, मैं आगे बाज़ार से होके आता हूँ फिर ले लेता हूँ। अब वो चीज़ें उस दुकानदार के पास रखी हुई हैं अमानत के तौर पे। कस्टमर ने चीज़ें, जैसे तंदूर से रोटियां ली और वो तंदूर वाले को कहा ये लगा के रखे, मैं आता हूँ। अब तंदूर वाले ने या तो लगा के रख के शॉपर बंद करके रख दी। अब उस कस्टमर ने जो बाहर ले लेके फिरनी थी तो उसने उस तंदूर पे ही रखवा दी। अब वो वापस आएगा और रोटियां उठाएगा और ले लेगा। तो ये जो तंदूर वाले ने रोटियां देने के बावजूद अपने पास रखी हुई थी, ये अमानत के तौर पे रखी हुई थी। इस दौरान अगर कोई उन चीज़ों को नुकसान पहुंच जाता और दुकानदार की गलती भी ना होती तो कस्टमर का नुकसान, क्योंकि दुकानदार ने चीज बेचने की जिम्मेदारी पूरी कर ली थी, वो तो कस्टमर के कहने पे उसने रखी हुई थी। तो चीजें बिक गईं, बेशक फिजिकली चीजें कस्टमर को नहीं मिली, लेकिन चूंकि कस्टमर ने ही कहा था रखें चीजें, तो फिर सेल्स का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब सेटिस्फाई हो जाएगी? जब चीजें कस्टमर उठाएगा आके? नहीं, जब कस्टमर ने कह दिया कि ओके रख लें। अब जब मेड अवेलेबल हो गई तो हो गया रेवेन्यू ट्रांसफर, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। कस्टमर कह के चला गया, तंदूर वाले ने रोटियां नहीं लगाई, ये फिर अभी नहीं हुई बात। डिले कस्टमर की तरफ से, वो सप्लायर चीजें बना के तैयार करके कस्टमर के नाम पे रख चुका हो साइड पे, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर सिर्फ कस्टमर के लिए उसने कह दी जी जी सर आप हुए लग जाएंगी, इससे नहीं अभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। तो बिल एंड होल्ड का मतलब है कि कस्टमर के कहने पे चीजें अभी रोकी गई हों डिलीवर करने से, अदरवाइज चीजें तैयार हो चुकी हैं, रेडी टू डिलीवर हैं, और ये सप्लायर और भी किसी को नहीं देगा, वाकई अमानत के तौर पे रखी हैं, तो ये बिल एंड होल्ड है। और इसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तब ट्रांसफर हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, जब चीजें मेड टू अवेलेबल हो गई। अच्छा, इसमें एक और अब मजीद साइंस है। ये जो अमानत के तौर पे चीजें रख रहा है,
तो IFRS 15 कहता है कि ये भी तो आप एक सर्विस ही दे रहे हैं ना, तो एहसान तो होता होगा दीन में, हम तो पैसे बताएंगे। तो IFRS 15 के मुताबिक जो कस्टमर को चीज़ बेची है इसमें 2 कामों के पैसे लिए हैं, एक चीज़ बेचने के और दूसरा उसकी अमानत के तौर पे सर्विस देने के। उसी पैसों में। हाँ, तो उसको 2 हिस्सों में बांटें, एलोकेट करें, चीज़ों का हिस्सा अलग और उन सर्विसेज का अलग। जब चीज़ें तैयार हो गई तो उनका रेवेन्यू मान लें, और जो रखने की सर्विसेज हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। जब कस्टमर चीज़ें ले जाएगा तो वो सर्विस का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो जाए। ये है बिल एंड होल्ड। वो कोई ना कोई अंदाज़ा लग ही जाएगा, कुछ ना कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि बाकियों को सर्विसेज देते तो स्टैंडर्ड तो वही है ना, स्टैंड अलोन प्राइस के अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, रीजनेबल प्रॉफिट अप्रोच। अब हमें ये सर्विसेज देने में कुछ खर्चा आएगा, हम उसके ऊपर कोई प्रॉफिट कमाना रख के तो उसकी स्टैंड अलोन प्राइस बना लेंगे। ये बिल एंड होल्ड है। ये पहले बिल एंड होल्ड का डब्बा पढ़ लें और फिर उसकी एग्जाम्पल 63 पढ़ लें। सर प्रैक्टिकल लाइफ में इतना टेक्निकल तरीका ये रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का प्रैक्टिकल में कभी देखा नहीं, क्योंकि जब से IFRS 15 आया तब से तो मैं यहाँ हूँ। चलिए इसके साथ कुछ चेंजेस भी आए थे IFRS 15 में, ऑल्ट्रेशन में शायद हमारे लेवल पे ना हो, सीधा लेवल यकीनन नहीं होंगी ओके लेवल के। सर जी, जो गुड्स हम अवेलेबल कर देंगे लेकिन वो हमारे पास ही होंगी, तो सेल गुड्स की सेल की वजह से जो रिकॉर्ड होना रेवेन्यू वो उस वक्त ही हो जाएगा, और बाकी जो हमने गुड्स को होल्ड किया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रहेगी, और उसके बाद जब कस्टमर चीज़ें ले जाएगा तब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, फिर उसका रेवेन्यू तब बन जाएगा। लेकिन अगर रेडी ना होते गुड्स तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन तो ये नहीं आता ना कि अगर हम नहीं, फिर परफॉर्मेंस एप्लीकेशन पूरी नहीं हुई। हाँ जी।
ये चीज़ हमने पढ़ी है और बचपन से ही पढ़ी है कि अभी सेल्स नहीं बनी, पैसे पहले ही मिल गए तो एडवांस, यानी कैश डेबिट और एडवांस, या आज अब इस IAS में पढ़ लिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। और जब कल रेवेन्यू बन जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ये तो बचपन से भी पढ़ा हुआ है और IAS में भी अब तक कर लिया हुआ है। ये दो नई चीजें हैं। एक टर्म है राइट टू रिसीव। जब एज पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली पैसे लेना हक बन जाएगा। मिसाल के तौर पे ये कॉलेज की मिसाल देता हूँ। कॉलेज में स्टूडेंट ने फॉर्म जमा कराया, एडमिशन ले लिया, अब ये दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फॉर्म में लिखा हुआ है कि आपने फीस 15 दिन बाद पे करनी है। फीस 15 क्लासेस के बाद पे करनी है। क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी, लेकिन फीस होता नहीं है ऐसा। मिसाल दे रहा हूँ, आपने फीस 15 दिन बाद पे करनी है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, ना उससे पहले कॉलेज मांगने का हक रखता है, ना आपने पैसे पकड़ाने। 15 दिन बाद पैसे देने हैं। अच्छा, 15 दिन बाद अगर आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपको रिमाइंडर देना शुरू कर देंगे, क्लास से निकाल देंगे, यानी फिर रिकवरी के प्रोसीजर शुरू हो जाएंगे। लेकिन पैसे देने की जिम्मेदारी आपकी 15 क्लासेस के बाद है। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। कॉलेज का पैसे लेने का लीगल हक कब बनेगा? वही 15 दिन बाद। लेकिन सर्विस देने शुरू हो गए तो सर्विस तो पहले 15 क्लासेस की भी दे दी हैं। अगर दिल की बात करें तो उन पैसे लेने तो उनके भी बनते हैं क्योंकि सर्विस दे दी है। लेकिन ऑफिशियली पैसे लेने का हक कब बनेगा? 15। इसको मैंने कुछ इस तरह से कहा है कि रेवेन्यू बनने का हक बनना शुरू हो गया या बन गया, लेकिन पैसे लेने का हक उस वक्त नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कुछ दिन बाद। इसकी मिसाल में कॉलेज से हटके, उसमें तो सर्विस है। एक और मिसाल देता हूं। प्रोडक्ट बेच दिया और प्रोडक्ट बेचने के ऊपर पैसे कस्टमर से कहा कि आपने ना अभी हमें पैसे नहीं देने, आप 10 दिन देख लें प्रोडक्ट, जो हमने वादे किए हैं, हमें तो पता है वादे ठीक हैं, आप देख लें। अगर आप 10 दिन में मुतमईन होते हैं कि हाँ ये वही प्रोडक्ट है जो हमने वादे किए हुए थे, तब आपने हमें पैसे देने। तो प्रोडक्ट बेच दिया, लेकिन ऑफिशियली हम कस्टमर से कैश कब ले सकते हैं? 10 दिन बाद। उससे पहले हमारा राइट ही नहीं है कैश लेने का। इसको कहते हैं राइट टू रिसीव। अब प्रोडक्ट बेच चुके तो रेवेन्यू तो बनना चाहिए, लेकिन कैश लेने का हक तब बनेगा जब राइट टू रिसीव वो डेट आएगी। जब रेवेन्यू बनना चाहिए तो सेल्स तो हो जाएंगी क्रेडिट, लेकिन रिसीवेबल का वर्ड डेबिट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें फिर एक एसेट बनाना पड़ेगा। उस एसेट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ये वो रिसीवेबल है जिसको हम रिसीवेबल कह नहीं सकते। रिसीवेबल बन गया कि डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, लेकिन इसके लिए वर्ड रिसीवेबल इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो इसको नाम दिया है कॉन्ट्रैक्ट एसेट का। और जब रिसीवेबल कह सकते होंगे, अब कॉन्ट्रैक्ट एसेट का नाम खत्म कर देंगे और रिसीवेबल का नाम बन जाएगा। बाकी बस ट्रांजैक्शन ही बढ़ा रहे हैं, इसमें करना तो वही है। चलो पता नहीं किसने फुर्सत में बनाया है। और अब जब पैसे मिल जाएं तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट तो लास्ट पे कर लेते रिकॉर्ड। चलें, अपना IAS बनाएंगे तो कर लेंगे ऐसा। इजी तरीके। हाँ जी, आप क्या कह रहे हो? क्या नाम है वो बंदा 10 दिन बाद आके वापस दे देगा तो ठीक है, वो सेल रिवर्स हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर ये वो वाली बात है जो आप रिटर्न वाली बात कर रहे थे कि राइट टू रिटर्न है, ये वो मिसाल नहीं है। ये वो मिसाल नहीं है। उसको चीज बेच दी है, सिर्फ पैसे कहा है कि आप 10 दिन बाद दे देना, तसल्ली कर लो अपनी। हमें पता उसने वापस नहीं करना, हमने सिर्फ इतना कहा है तुम पैसे बस 10 दिन बाद दे देना। वो रिटर्न वाली एक और रिफंड वाली और चीज थी। उसमें तो आज शायद हम रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करते। ये तब है जब रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया लेकिन रिसीवेबल का वर्ड यूज नहीं हो सकता, तो रिसीवेबल की जगह कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ जाएगा। अच्छा, यहां पर आते हैं।
यहाँ पर ये हुआ कि हमने कस्टमर से कहा कि तुम्हारा ऑफिशियल, जैसे कॉलेज की मिसाल लेते हैं, क्लासेस शुरू होंगी 17 से, लेकिन आपको फर्स्ट को पैसे जमा कराने पड़ेंगे, और अगर नहीं जमा कराए तो हमारा रिकवरी का प्रोसीजर चलेगा, नहीं पैसे जमा करा नाम कैंसिल कर देंगे। अब सर्विस रेंडर करनी शुरू नहीं की है, लेकिन ऑफिशियली पैसे लेना हक बन गया, तो जब हक बन गया तो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। लेकिन अभी सेल्स क्रेडिट नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करें। क्योंकि सेल्स नहीं क्रेडिट कर सकते, रिसीवेबल का हक बन गया तो वो डेबिट तो करना है, लेकिन क्रेडिट करने को सेल्स नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। और जब सेल्स हो जाएंगी तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और जब पैसे मिल जाएंगे और रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये लेक्चर नोट्स में आखिरी पेज देखें, लेक्चर नोट जिसको मैंने चैप्टर टेक्स्ट कहा हुआ है, उसका आखिरी पेज। क्या? नहीं अभी वो नहीं, ये चीज़ या IS नहीं अभी रहती हैं बातें, अभी वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना वो रहता है। चैप्टर टेक्स्ट में पेज नंबर 6 आखिर में प्रेजेंटेशन के नाम से ये जो 6-7 लाइनें लिखी हैं ये पढ़ लें। क्या रिसीवेबल? नहीं बस IFRS 15 के तहत बना हुआ एसेट है, डेटर टाइप चीज होगी, बस उसका नाम रिसीवेबल नहीं हो सकता। हाँ जी, जो लाइन लिखी है वैरायटी की कंसीडरेशन इज अनकंडीशनल इफ ओनली द पैसे जो टाइम वाली लाइन बता दें। अनकंडीशनल का मतलब है कि अब हमारा पैसा लेना हक है। जैसे कस्टमर को हमने कॉलेज ने कस्टमर स्टूडेंट से कहा कि आपने एडमिशन जमा करा दिया ना, अब आपको पहली तारीख को पैसे जमा कराने होंगे। स्टूडेंट ये नहीं कह सकता आप 17 को क्लासेस शुरू करें, नहीं भाई तुम्हें पहले को पैसे जमा कराने होंगे। हाँ, अगर हमने क्लासें ही शुरू ना की फिर वो एक हमारी तरफ से नॉन परफॉर्मेंस आएगी, फिर कोर्ट कचहरी का मसला, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हमने अगर पहली तारीख को पैसे लेने हैं तो पैसे लेने हैं। कस्टमर ये नहीं कह सकता कि पहले क्लासें शुरू करो, नहीं पहली को पैसे जमा होने हैं, ये मतलब है अनकंडीशनल, हमारा हक है पैसे लेना। सर अगर एक प्रोडक्ट की डिलीवरी दूसरे प्रोडक्ट की डिलीवरी, ये आप एक एग्जांपल पूछ रही हैं, वो एग्जांपल पढ़ाता हूँ अभी। रिसीवेबल की अमाउंट होगी तो ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं, जितने पैसे लेने का हक है वो, क्या पता ये कहा हो कि 30% तुम्हें इस दिन जमा कराने पड़ेंगे। किसकी फेयर वैल्यू? वो कहाँ है? ये IFRS 9 के मुताबिक रिसीवेबल नहीं है, ये रिसीवेबल बन IFRS 15 के मुताबिक रहा है, सब्सिक्वेंटली IFRS 9 लगता है उसमें। जी, जो रिसीवेबल होता है इसकी ज़रूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही निकलती हो। फेयर वैल्यू निकालने के कई तरीके होते हैं। IFRS 13 के अंदर काफ़ी सारे तरीके हैं कि फेयर वैल्यू कैसे निकलती है, तो ज़रूरी नहीं कि मार्केट वैल्यू ही हो।
ये अंग्रेजी पढ़ने के बाद इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स में एग्जांपल 39 पढ़ लें। हाँ, बल्कि वो डिस्काउंट वाउचर हुआ हुआ है, रीसेंट अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ हुआ है, सही है, उससे पहले नहीं हुआ था। जी, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 39 पढ़ लें। हाँ जी, जान की मान पाऊँ तो एक सवाल कर लें? नहीं जैसे नहीं, ठीक है, चलिए जाए। वो फिर कल क्लास नहीं है ना, फिर वो ये कॉन्सेप्ट लेट हो जाएगा फिर। अगर जल्दी कर लें। कितने बजे? 12-5 तो हो गए। अच्छा, चले रहने दें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।